कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। महिला देश की आधी आबादी, जिसे अगर थोड़ा सा सहारा मिले, समान अधिकार मिले, तो वो उन क्षेत्रों में भी जा करके वो काम करके दिखाए जिनके लिए कहा जाता है कि शायद वो ये काम नहीं कर सकती, या ये सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र है, महिला ये काम नहीं करेगी। भारत की बात करें तो आज मिग विमान से लेकर के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारत का झंडा फतह करने तक महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा जरूरत है महिलाओं से जुड़े उन विषयों को उठाने की जिनके चलते वो भेदभाव झेलती हैं। ये कहने में भी कोई दो राय नहीं कि दहेज प्रथा से लेकर के सेक्सुअल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस तक बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज खुलकर बात किए जाने की जरूरत है। और इसीलिए आज हम नमस्ते यूपी में इस विषय पर कर रहे हैं बातचीत। आइए बिना देर किए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रोफेसर अर्चना सिंह जी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स, साथ ही डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस खास कार्यक्रम। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या। मैम, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में दर्शकों से बातचीत करते हुए कहा कि महिलाओं को थोड़ा सा सहारा मिला, उन्हें काफी हद तक अधिकार मिले, तो बहुत सी ऐसी जगह थी जहां उन्होंने अपने पग चिन्ह छोड़े। लेकिन आज भी वो सारे विषय हैं जिन्हें लेकर के बातचीत करने की भी जरूरत है, जहां वो भेदभाव झेलती हैं, वो समान अधिकार उनको नहीं मिल पाते जिनकी वो अधिकारी हैं। इसमें सबसे पहले विषय उठता है फेमिनिज्म, नारीवाद का। तो किस तरह से समझें इस शब्द को? आज के वक्त में इस शब्द को आप किस तरह परिभाषित करेंगी? ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर प्रोग्राम। सबसे पहले मैं महिलाओं, बेटियों के सम्मान में कुछ पंक्तियां शुरू करने के बाद मैं फेमिनिज्म क्या है उसके बारे में मैं बात करती हूँ। चंद पंक्तियां बेटियों के सम्मान में, ये 4 लाइनें हैं। बोए जाते हैं बेटे, बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को लहराती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को लहराती हैं बेटियां, स्कूल जाते बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां, स्कूल जाते बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां, मेहनत करते बेटे अव्वल आती हैं बेटियां, अव्वल आती हैं बेटियां। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। अब जो सवाल आपने मुझसे पूछा फेमिनिज्म के बारे में या फेमिनिस्ट के बारे में, नारीवाद, नारीवादी के बारे में, तो मैं यही कहूंगी कि फेमिनिस्ट कोई भी हो सकता है, वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, जो कि समाज के अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों की समानता के अधिकार की बात करे, उसको समान अधिकारों को दिलाने पर चर्चा करे, चाहे एजुकेशन की फील्ड की बात हो, फाइनेंशियल गेन्स के बारे में बात हो, किसी भी फील्ड में महिलाओं की समानता को जो जरूरी समझता है वो एक फेमिनिस्ट है। वो आपका भाई भी हो सकता है, वो आपके पिताजी भी हो सकते हैं, वो आपका बेटा भी हो सकता है, जो ये आवाज उठाए कि आपको और मेरे पिता को या फिर हमारी बहन को सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये बड़ी सिंपल सी एक डेफिनेशन है फेमिनिस्ट की। तो इसमें ये जरूरी ना समझा जाए कि जो महिलाएं हैं वही समानता के अधिकार की बात करती हैं। बहुत सारे पुरुष भी हमारे हैं जो ये समझते हैं कि समाज में महिलाओं को और पुरुषों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, और ऐसे पुरुषों की हम देख रहे हैं कि बढ़त हो रही है, इनका नंबर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि अपने घरों में भी हम देख रहे हैं कि हमारे पिताजी हैं या हमारे भाई हैं, इस बारे में सोच रहे हैं कि हमें समानता का अधिकार मिले। मैम, अगर समानता के अधिकार की बात करें तो आप कितना इस बात को समझती हैं कि महिलाओं को आर्थिक सशक्त होना जरूरी है? आज के वक्त में अगर वो आर्थिक सशक्त होंगी, अपने करियर को लेकर के आगे बढ़ेंगी, किसी न किसी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएंगी, तो बहुत हद तक हम जो भेदभाव है इसको मिटा पाएंगे। ऐश्वर्या, मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी परिवार का विकास करना है, अगर सोसाइटी का विकास करना है, अगर देश का विकास करना है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो बेटियां हैं वो शिक्षित हों।
शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है, ये हम दोनों भी जान रहे हैं। हम लोग भी महिलाएं हैं, हम लोग भी नारियां हैं, और हमें पता है कि हमें जब शिक्षा हमारे जो बड़ों ने जो प्रदान की है, उससे हमें अपने कर्तव्यों का भी पता है, हम अधिकार भी अपने हम जानते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कर्तव्यों का, अब देखेंगे कर्तव्यों अधिकारों का दोनों का पता होना क्यों जरूरी है। देखिए, कर्तव्य भी हमें पता होने चाहिए, कर्तव्य निष्ठा भी जरूरी है, क्योंकि हमारे कंधों पर हमारे दो परिवार हैं, जहां पर हम एक बॉर्न होते हैं और जहां पर हम जाते हैं, जहां पर हमारी शादियां होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमें कर्तव्य निष्ठा तो हम शुरू से हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर प्यार और ममता और सहनशीलता ऊपर वाले ने कूट कूट कर भरी है। और हम देखते हैं कि कर्तव्य की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो हमारे प्यार करने वाली हमारी माताएं हैं, वो चाहती हैं कि हमारे अंदर ये भी हो, हम जागरूक भी हों, हमें ये भी पता हो कि हमें क्या चाहिए, हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, वहां हम आवाज भी उठा सकें। तो बिना शिक्षा के ये चीजें हम नहीं पा सकते। तो लड़कियों के लिए इसे शिक्षित होना बहुत अधिक जरूरी है, जिससे कि वो अपने कर्तव्य भी समझ सकें, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझ सकें, अपने अधिकार भी जान सकें। और जब उनके पास शिक्षा होगी तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होंगी। जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे और दूसरों के सामने आपको हाथ फैलाना होगा, तो हम देखते हैं कि लड़कियां हमारी पढ़ने लिखने के बाद उनके अंदर उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, जो कि हमारी माताएं या फिर हमारे पिताजी लोगों ने जो हमें पढ़ाया इसीलिए है कि हम शिक्षित हों, और हम जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ हम बराबरी के अधिकार के साथ खड़े हो सकें। बराबरी का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी के आगे हम जाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि मतलब हमें एक रिस्पेक्ट का भाव जो है वो जरूर दिया जाए, क्योंकि हमारे अंदर सहनशीलता है, हमारे अंदर ममता है। हम बच्चों को इस संसार में लाते हैं, उन बच्चों को बड़ा करते हैं। तो ये जरूरी है कि एक आदर का भाव, जो कि हम देखते हैं समाज में नहीं दिखता महिलाओं के लिए, अगर ये कमी अगर पूरी हो जाती है तो महिलाएं हमारी जरूर सशक्तिकरण उनके अंदर आएगा, वो एम्पावर होंगी। कि आपके जवाब से हम ये समझे कि समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। हाँ जी। अगर महिलाओं को समान अधिकार दिए जाए, तो इसी साल हुए ओलंपिक्स में जिस तरह मनु भाकर हमारे लिए पदक लेकर के आई, जिस तरह हम कुश्ती पहलवानी भी देखते हैं कि कितने जो महिलाएं हैं वो पदक लेकर के आती हैं हमारे लिए, तो क्या समाज की जिम्मेदारी यहाँ पे बढ़ती है? और फिर इसके कई सारे आयाम हैं कि हमें कहाँ कहाँ अपनी बेटियों को या समाज की जो आधी आबादी है उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट देने की जरूरत है। फिर चाहे वो महिला की शादी को लेकर के बात हो, या फिर उसकी पढ़ाई कितनी हद तक पूरी हो पाती हो इसकी बात हो, क्योंकि आज भी अगर ग्रामीण परिवेश पे हम जाते हैं तो आंकड़े ये बताते हैं कि करीब 60 to 70% बच्चियों की पढ़ाई 8th क्लास से पहले तक छूट चुकी होती है, या तो स्कूल दूर होते हैं या फिर घर वाले उनको पढ़ने नहीं भेजते ये सोच के कि इनकी शादियां हो जाएंगी। वहां कितनी जागरूकता लाने की जरूरत है हमें? देखिए, जागरूकता की अगर हम बात करें तो वो बहुत अधिक जरूरी है, और इससे हम इसकी पहल हम अगर ये बहुत जरूरी सवाल है कि इसे हम परिवार जो सबसे छोटा यूनिट है हमारी सोसाइटी का, वहां से अगर इसकी हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि हम देखें कि बहुत चीजें हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात करते हैं, या फिर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की बात करते हैं, या फिर हम डाउरी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी माएँ हैं, जो हमारे घर की बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो उनका आगे बढ़कर महिलाओं के हाथ को पकड़ना, बेटियों को गले लगाना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता है कि सारी माताएं बहनें जब किसी एज पे पहुंचती हैं, 40 या 50 के पार होती हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ झेला होता है। तो यहाँ पर उनके मन में, या फिर उन्होंने जो चीजें झेली हैं समाज से, वो दोबारा हमारी बेटियों को ना झेलनी पड़े। मतलब उनके अंदर इस तरह की कुंठा नहीं आनी चाहिए कि वो कुंठित हो गई कि नहीं हमने ये झेला है तो हमारे बाद जो पीढ़ी आ रही है वो क्यों ना झेले। नेगेटिविटी मुझे लगता है क्योंकि जो ऊपर वाला है, जो ईश्वर है,
उसने आपको इतना बड़ा हृदय, आपको सहृदय बनाया है, आपको ममता से भरा हुआ बनाया है, आप संतान को मतलब संसार में लेके आई हैं, आपने पालन पोषण किया है, तो ये जरूरी है कि लड़कियों के लिए जो आपके घर में बहुएं बन के आ रही हैं उनके प्रति आप बहुत उदार हों, उदारता से आप चलें और उन लड़कियों के साथ वो सब ना होने दें जो आपके साथ हुआ है। अगर हमारी जो माएं हैं, जो बड़ी महिलाएं हैं, वो एक छोटा सा कदम मैं कहूंगी अगर ये उठा लेती हैं, वो अपना हृदय उदार रखती हैं और वो कहती हैं कि नहीं, मेरे साथ ये हुआ था, आप और अब मेरी बहुओं के साथ या बेटियों के साथ ये नहीं हो सकता, तो आप डिसीजन मेकर होकर एक बहुत बड़ा काम अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहुओं के लिए कर रही हैं। और अगर आप ये कार्य करती हैं तो मुझे लगता है कि समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये मेरा विचार है। हम थोड़े आपके एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछ लेते हैं। आप इतने बच्चों को पढ़ाती हैं और फिर हर साल बच्चों का जो स्लॉट है वो निकलता जाता है, फिर और उसमें बच्चे आते हैं और काफी सारी उसमें लड़कियां भी होती हैं। आज के वक्त में लड़के और लड़कियों का प्रतिशत अगर शहरी आबादी में देखें, यूनिवर्सिटीज में देखें, तो कुछ हद तक बराबरी की कगार पर पहुंच गया है। वहां आप किस तरह देखती हैं कि लड़कियां कैसे सशक्त हो रही हैं, कैसे वो समझ पा रही हैं कि हाँ, मेरा अब फ्यूचर मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मुझको ये कोर्स करना है, इसके आगे इस स्ट्रीम में मुझे आगे बढ़ना है। ऐश्वर्या, जब तुम ये बात कर रही हो कि हर साल एक नया बैच सामने आता है और मुझे ये देखने को मिल रहा होगा कि लगभग बराबर संख्या में लड़के और लड़कियां पढ़ने आ रहे हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि हम जो एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि लड़कियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लड़कियों का, चाहे हम पीएचडी के भी हम क्लासेस लेते हैं, हमारे यहाँ पीएचडी में अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बैच आया था वो 24 बच्चों का बैच था, जिसमें कि हमारे पास 18 लड़कियां थीं। तो हम देखते हैं लड़कियां बहुत मेहनत से पढ़ रही हैं, वो बहुत मेहनत से आगे आने की कोशिश कर रही हैं। और देखिए, यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि शुरुआत से जो हमारी बच्चियां हैं उनको पढ़ाई में कहीं भी हर जगह पीछे खींचने की कोशिश की। अगर मान लीजिए एक भाई और एक बहन है, तो माँ को हमेशा ये रहेगा कि जो मेरा बेटा है उसको अच्छा खाने को मिले। बेटियों को हमेशा ये कहा जाएगा कि तुम भाई को पानी दे दो। अच्छी बात है, मतलब मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानती, लेकिन वो बच्चा जो 5 साल का है, जो उसका भाई 6 साल का है, वो छोटी सी बच्ची, वो किस तरीके से अपने भाई, अपने पिताजी सबका ख्याल रखते हुए, और जिस बेटे को वो देख रही है कि उसको बहुत अच्छे स्कूल में डाला गया, जो बेटी है उसको थोड़ा कम स्कूल में, अच्छे स्कूल में डाला गया, फिर भी वो मेहनत करके आगे पढ़ रही है, निकल रही है, तो उसके अंदर कुछ कुंठा का आ जाना बहुत स्वाभाविक है। तो यहाँ पर मैं सबसे बस एक यही मतलब मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि जो बेटियां हैं उनको बहुत प्यार से पालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर समाज में उनके अंदर कुंठा आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो ममता है, जो उनकी सुंदर सहनशीलता की जो भावनाएं हैं, ऐसा ना हो कहीं वो दबके रह जाए। अगर वो दबके रह गई तो क्या समाज में कुंठा नहीं आएगी? मुझे मतलब ये बहुत मतलब भय का विषय है, क्योंकि मैं हर साल लड़कियों को देख रही हूँ और लड़कियों के अंदर कुछ इस तरीके की चेंजेस मैं देखने को पाती हूँ कि कहीं ना कहीं लड़कियां कुंठित हैं। वो कहीं कहीं हम देखते हैं कि डिप्रेशन का भी शिकार हो रही हैं। कहीं आप उनसे कुछ बोलिए तो वो तेज से भी बोलती हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं कि लड़कियों की बहुत गलती नहीं है। जिस तरीके से उनका पालन पोषण हो रहा है, वहाँ कुछ कमियां मुझे दिखाई देती हैं। तो हम मेरे जो वैसे अगर कई परिवारों में देखा जाए तो लोग कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो अपनी लड़कियों को, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा भी देखने को मिलता है जहाँ पे लड़कियों को लड़कों से ज्यादा प्यार से पाला जा रहा है, लेकिन प्रतिशत अभी ऐसा भी है। तो हमें ये देखना होगा कि हम अपनी लड़कियों को जरूर सब तरीके से सिखाएं कि नहीं,
भाई भी तुम्हारे लिए खड़ा है। अगर तुम अपने भाई के लिए इतने प्यार से खड़ी हो तो भाई भी तुम्हारा सुरक्षा के लिए या प्यार पाने की हकदार तुम भी घर में हो। तो अगर इस सुरक्षित और प्यार भरे माहौल में लड़कियों को पाला जाएगा तो ये निश्चित है कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा देश बहुत सुंदर होगा। और जो भी ड्रीम्स हम देख रहे हैं, जो भी ड्रीम्स हम लड़कियां, नारियां या महिलाएं देखते हैं, वो जरूर फुलफिल होंगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले महिलाओं को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें जिसमें वो प्रोटेक्टेड फील करें। जी, आज भी जितनी महिलाएं, चाहे वो कहीं नौकरी कर रही हों या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रही हों, वो जाएंगी तो एक दफ्तर में ही काम करने, एक उनका वर्क स्पेस होगा, बहुत सारे लोगों के साथ जो उनके ऑफिस में कलीग होंगे उनसे उनकी मुलाकात, जान पहचान, या यूं कहें कि उन्हीं के साथ हमको ताना बाना बुन के अपना रोज का काम पूरा करना है। यहाँ पर भी जैसे जैसे औरतों की संख्या बढ़ी वैसे वैसे हैरेसमेंट के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ गए। वर्क प्लेस पे जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है महिलाएं, इनकी समस्याएं बढ़ गई। तो इस पूरे लब्बो-लुबाब की जो हम कहेंगे निष्कर्ष, वो ये निकलता है कि महिलाओं को एजुकेशन के साथ साथ जो प्रोटेक्शन है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद तभी जो मकसद है महिला सशक्तिकरण का वो पूरा हो पाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं ऐश्वर्या, आप बिल्कुल इस पर मैं 100% सहमत हूँ आपसे कि लड़कियों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लड़कियों को शिक्षा मिल रही है और वो इतना ज़्यादा चाव से पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई करके वो आगे आ रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि लड़कियों की संख्या हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपको ज़्यादा मिलेगी। हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो वहाँ तो हम कहीं भी लड़कियों का नंबर हम ज़्यादा देखते हैं। इवन हमारे यहाँ जो कॉन्वोकेशंस होते हैं जहाँ पर हमारे बच्चों को पुरस्कार मिलता है, गोल्ड मेडल्स मिलते हैं, वहाँ पर भी इवन हर साल आप देखेंगे लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। लड़कियां अगर आगे आ रही हैं तो नौकरी भी करेंगी। तो वर्क प्लेस को सुरक्षित कैसे रखा जाए, ये जिम्मेदारी हमारे पुरुषों की भी है। तो यहाँ मैं पुरुषों से यही कहना चाहूँगी कि अपने सोच को थोड़ा बदलें, थोड़ा सा चेंज करें। और महिलाएं, क्योंकि आपकी माताएं भी हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, आपकी बहनें हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, तो ये ज़रूरी है जब आप सड़क पर निकलें या फिर आप ऑफिस में हो तो आप ये समझें कि कोई महिला इतनी शिक्षित होकर जब आपके साथ बैठी है तो उसके साथ आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए, ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब समय बदल रहा है और आपको कुछ थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। मैं अपने समय में बदलाव की बात कही। हाँ जी, ये शायद हम सब देखते हैं कि पिछले 1 से 2 दशक में भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ी, तो महिलाओं को लेकर के लोगों के विचार भी बदले। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे आए जिसमें महिलाओं ने अपने कदम रखे और उन्होंने ये बात करके दिखा दी, साबित करके दिखा दी कि वो इस क्षेत्र में जा सकती है। आपको क्या लगता है, पहले जमाने में जिस तरह से महिलाओं के लिए कहा जाता था कि भाई ये काम कर सकता है, बहन ये काम नहीं कर सकती, या भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, बहन नहीं करेगी, इस चीज में आप कितना आप बदलाव देख रही हैं कि हाँ हमारी सोसाइटी पर असर आया है इस चीज का, निकल रही हैं लड़कियां बाहर? जैसा कि ऐश्वर्या मैंने तुमसे अभी कहा कि हम जैसे जैसे अपने आगे आने वाले बैचेस को देख रहे हैं, हम हर जगह पा रहे हैं कि हमारे पास नंबर गर्ल्स का बढ़ रहा है। लड़कियां बहुत मेहनत से पढ़ रही हैं और वो आगे आने के लिए वो भरसक मेहनत कर रही हैं। और हम देख रहे हैं कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है। पहले तो हम देखते हैं कि लड़कियां पढ़ाने के क्षेत्र में या फिर डॉक्टरी के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में या फिर कुछ क्षेत्रों में ही आगे पाई जाती थी, लेकिन आज आप किसी क्षेत्र में आप देख लें आर्मी में, आप देख लें एयरफोर्स में, देख लें आप कहीं भी देखें, हमारी लड़कियां पायलट भी हैं, हमारी लड़कियां आर्मी, एयरफोर्स, एवरीवेयर गर्ल्स का पार्टिसिपेशन है। तो गर्ल्स को इस तरीके से हम पीछे नहीं धकेल सकते। देखिए, उन्होंने आगे आने की ठान ली है और उन्होंने अगर ठानी है तो वो आगे उनका आना हमें हर जगह दिख रहा है। देखिए, लड़कियों को आप रोक नहीं सकते, आप लड़कियों को आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि लड़कियों के साथ देखिए
रोक ना पाने की यहाँ पर ये भी एक वजह है, क्योंकि देखिए जिसको जितना रोका जाता है, जिसके साथ जितना ज्यादा जुल्म किया जाता है, वो उतनी मजबूती से बाहर आता है। और मेरी लड़कियों ने, मेरी जो बच्चियां हैं, वो देख रही हैं कि जहां पर उन्हें कहा गया नहीं तुम्हें काम करके घर से जाना है, उन्होंने काम भी किया है, उन्होंने पढ़ाई भी की है और वो मेडल लेकर भी आई हैं। अब उनको रोक पाना इस समय नामुमकिन है। वो आगे आ रही हैं और आगे उन्हें आगे आते हुए हम आगे समय में देखेंगे, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। बिल्कुल, हम आपके साथ बातचीत जारी रहेगी। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नमस्ते यूपी में हम रखते हैं आपके मनोरंजन का भी पूरा ख्याल। दर्शकों, नमस्ते यूपी में हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर। सनातन धर्म में ये कहा गया है, यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जिस समाज में नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां नारी की पूजा नहीं होती, उसका निरादर होता है, वहां अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। समाज की आधी आबादी, ये बात तो निश्चित है कि अगर उसको आप हटा दें तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे या उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिस रफ्तार से आप चाहते हैं कि आपका देश बढ़े। आधी आबादी माताओं, बहनों, बेटियों के रूप में बाहर तो निकल रही है, हर क्षेत्र में आगे तो बढ़ रही है, लेकिन वो क्या चीजें हैं जो आज भी उसको रोकने का काम कर रही हैं? वो क्या चीजें हैं जो आज भी भेदभाव के रूप में सामने आती हैं? वो क्या चीजें हैं जो आज भी उसके जो आधे अधिकार हैं वो उन्हें देने से संकोच करती हैं, जिस कारण नारी या तो किन किन क्षेत्रों में अपनी शिकायतें लेकर के चुप घर पर बैठ जाती है या वो आगे नहीं बढ़ पाती है। इन्हीं सब पर हम कर रहे हैं बातचीत, और हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर अर्चना सिंह जी जुड़ी हुई हैं। मैम, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। हमने आपसे काफी कुछ जाना, एक महिला होने के नाते आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको भी सुना, और महिलाओं को लेकर के फेमिनिज्म, नारीवाद, इन सब पे भी हमने चर्चा की। मैम, अगर बात करें हम, जैसे मैंने पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट पे आपके बात की थी, अब हम बात कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे या ईव टीजिंग पे। कहने को तो ये सारे थोड़े भारी भरकम अंग्रेजी शब्द होते हैं, लेकिन जब ये एक महिला पे बीतते हैं, खास तौर पे उस लड़की पे जो बाल्यावस्था से बड़े होकर के अब सपने सजोए बैठी है कि शायद मैं बहुत कुछ करूंगी, लेकिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत पीछे चली जाती है, यूं कहें डिप्रेशन में चली जाती है। वो डोमेस्टिक वायलेंस कहीं ना कहीं अपने घर पे भी देखती है, ससुराल जाती है तो वहां भी वो फेस करती है। तो इन सब चीजों पे भी अब खुल के बात करना, या ये सब चीजों की वजह से हमारी महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, इनको भी अब समझने की जरूरत है। ऐश्वर्या, इनको समझने की बहुत जरूरत है। और यहाँ पर जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं या सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं या ईव टीजिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे भाई हैं, जो हमारा मेल काउंटर पार्ट है, उसको ये समझाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है कि वो लड़कियों के साथ किस तरह का व्यवहार करे, लेकिन ये शिक्षा उसको सिर्फ परिवार से ही मिल सकती है। बिल्कुल, आपने तो सही कहा। परिवार में जो माताएं हैं वो लड़कों को इस तरह की शिक्षा ना दें कि आप भगवान हैं, whether you are representative of God, जैसे हम कहते हैं। उनको ये आप बताइए कि आप पुरुष हैं या फिर आप एक बालक हैं, तो आपके साथ जो आपकी बहन है उसके साथ आपका क्या बर्ताव होना चाहिए। जब घर में इस तरह की शिक्षा दी जाएगी, नींव वहां से पड़ेगी, तभी जो हमारा, क्योंकि देखिए जो बालक है, जो बच्चा है, उसका भी मन मतलब उसको भी इतनी ज्यादा समझ नहीं है। जो छोटा बच्चा है 5 साल का या 6 साल का है, जो लड़की है 5 साल की, 6 साल की या 10 साल की, उनका मन अभी कोमल है। उनको तो बस ये है, आपको समझाने की जरूरत है ना। ग्रेजुअली वो चीजें आपके अंदर बसती जाती हैं। तो शुरुआत में अगर मदर्स जो बेटा बेटी है उसको इस तरीके से जो पालन पोषण में जो चीजें हम देख रहे हैं, जो कमियां हैं, वहां थोड़ा सा चेंजेस लाने की जरूरत है कि लड़कों को भी ये बताया जाए कि आप लड़कियों के साथ किस तरह का बिहेवियर आप करें। आप सड़क पर जा रहे हैं तो आप लड़कियों के साथ किस तरह बिहेव करें।
अगर इस तरह की छोटी बातें शुरुआत से सिखाई जाएंगी तो ये निश्चित है कि वो छोटा बच्चा ये समझेगा और ये गलतियां सड़क पर नहीं होंगी। तो ये जिम्मेदारी हमारे परिवारों की है। ये हम समाज से ज्यादा परिवार को इसका हम श्रेय देते हैं कि माताओं को अगर ये चीजें समझ में आएंगी तो जरूर हमारा समाज बदलेगा। और उस छोटे बच्चों के मन में अगर इस तरह की चीजें डाली जाएंगी, उनको ये बताया जाएगा तो वो जरूर समझेंगे। ये मेरा मानना है। मैम, बहुत हद तक ये चीजें हटी भी हैं। आप अपने इतने सारे गर्ल स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं, कुछ हमें हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए कि क्या आपको बहुत अच्छा सुनने को मिलता है कि कोई बेटी कह रही है कि नहीं, मेरे पिता ने मुझे पूरी आजादी दी, मैंने जो चाहा मन का वो पढ़ा, या कहीं आपको ये भी सुनने को मिलता है कि नहीं, मुझे कुछ कमतर रखा गया? तो इस वक्त की अगर हम यंग स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके मन में अच्छे या बुरे क्या विचार वो आपके साथ साझा करती हैं? मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक माँ और बच्चों का रिलेशनशिप होता है। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं और अपने जो उनके विचार हैं, जो उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनको मेरे साथ शेयर करते हैं। और कितने सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि नहीं मैम, हमें तो मेरे जो फादर हैं वो मैं जैसे कि पापा की परी कहा जाता है, तो हम देख रहे हैं कि वो सब कहती नहीं, हमारे साथ तो इस तरह का कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, हमें तो हमारे फादर्स ने जबकि हमारे भाइयों से ज्यादा प्यार से पाला है। तो ऐसी लड़कियों की भी कमी देखने को नहीं मिलती। हम देखते हैं कि अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो उसमें कम से कम 10-15 बच्चे तो इस तरह की बात लेकर आते हैं मेरे सामने कि नहीं, मेरे फादर्स हमेशा ये बात रखते हैं कि मेरी बेटी ही है जो आगे चल के मेरा ख्याल रखेगी। और मतलब वो अपने मतलब बेटों को या भाइयों को बताते भी हैं कि नहीं बेटा देखो, मेरा ख्याल तो लड़कियों को ही रखना है, मेरी बेटी को ही रखना है, तो मैं उसको मैं नहीं छोड़ सकता। मतलब इस तरह की बातें लड़कियां मुझसे शेयर करती हैं। आई फील सो हैप्पी, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है। हाँ, कुछ जगह से कुछ इस तरह की बातें आती हैं जहाँ अभी मुझे याद है कि मेरी पीएचडी में ही एक स्टूडेंट है जो कहती है कि मैम मेरे बाबा जी घर में रहते हैं और वो कहते हैं कि भाई कोई काम नहीं करेगा, काम तुम्हें ही करना है। तो लेकिन वो इतनी प्यारी बच्ची है कि हम देखते हैं वो सुबह काम करके भी आती है घर से, यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ती भी है, तो और मतलब खुश भी है। उसके अंदर मुझे एक भी नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलती। तो देखिए, लड़कियां के अंदर इस तरह की पॉजिटिविटी होना कि इतना आपके साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है, फिर भी वो माँ बाप को फीड करके खाना बनाकर खिलाकर भाई के साथ खुश हैं, तो ये बहुत ये ऊपर वाले ने जो औरतों को अलग अलग बनाया है, इसे कहना मैं गलत नहीं समझूंगी। जिस तरह की ममता और सहनशीलता का भाव ये लड़कियों के अंदर मुझे सहज भाव से देखने को मिलता है। तो दोनों तरह की चीजें हैं। जहाँ पर लड़कियां बहुत प्यार से पाली जा रही हैं, वैसे घर भी हैं जहाँ पर जॉइंट फैमिलीज हैं, जहाँ पे उनके बाबा हैं, दादी हैं, जिनका माइंडसेट नहीं चेंज हुआ है, जिससे को हम बार बार बात कर रहे हैं कि उनके माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो जरूर ये होगा आगे, क्योंकि हमारी लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तो आगे ये मुझे विश्वास है इस बात का कि हम 10-15 साल में ये जरूर देखेंगे कि लड़कियां हमारी सड़कों पर भी सुरक्षित होंगी और ऑफिसेज में भी सुरक्षित होंगी। बिल्कुल, यही उम्मीद हम भी करते हैं। आज के वक्त में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कह सकते हैं कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। महिलाओं के लिए अब ये कहना जरूरी हो गया है कि आप अपने आसपास जितनी नकारात्मकता, जितना भेदभाव देखते हैं, शायद उसको मत सुनिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों में उनको पकड़ करके बैठ जाएंगी तो कहीं ना कहीं का बहुत पीछे चली जाएंगी। हमारे समाज को कितना बदलाव की जरूरत है महिलाओं के प्रति, अपने नजरिए को लेकर के। महिलाओं के लिए अगर हम समान अधिकारों की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ बातों तक ही रह जाती हैं। जमीनी स्तर पर कितनी उतर पाती हैं, अब इस बात को समझने की जरूरत है। हमने बात अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट या डोमेस्टिक वायलेंस की तो काफी कड़े नियम कानून बन चुके हैं। सरकार बहुत कुछ इस पे प्रयास कर रही है। अब समाज की तरफ से प्रयास होने की जरूरत है। और बात करें अगर इस वक्त हम चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार को, उनकी योजनाओं की, तो बहुत कुछ महिलाओं के लिए अब खास चल रहा है।
हाँ, यहाँ पे ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और उनकी सरकार का, जिन्होंने बेटियों का बहुत ख्याल रखा है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में बात कर सकते हैं, मिशन शक्ति योजना के बारे में बात कर सकते हैं। एक उज्ज्वला योजना है जो कि मुझे बहुत प्रभावित करती है और उसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, जहाँ पर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कोई भी महिला अगर 18 साल से ऊपर है, 18 साल के ऊपर की महिला है और वो बीपीएल कार्ड होल्डर है, तो उसको हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से एक तो गैस का चूल्हा और सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस उज्ज्वला योजना से हम देखते हैं लाखों लाख महिलाएं जो है उनको सिलेंडर और गैस चूल्हा उपलब्ध कराया गया है, जिससे हम देखते हैं कि महिलाओं की जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब उन्हें गैस चूल्हा और ये मिल गया, आपको सिलेंडर मिला है, तो वो बहुत जल्दी खाना बना पा रही हैं, अपना काम कर पा रही हैं, जिससे कि वो दूसरी जो भी उनके शौक हैं उनको पूरा कर पा रही हैं। वरना उनका लकड़ियां बीनने और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम जो था वो बीतता था। अब हम एक दूसरी चीज हम देखते हैं कि धुआं ना होने की वजह से भी वो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी रिलेटेड टू हेल्थ, वो भी अब कम देखने को मिल रही हैं, जो कि सरकारी जो आंकड़े बताते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि उनकी जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर पाया जा रहा है। तो फिर हम इस तरह की योजनाओं की जब बात करते हैं, इसमें हमें जो उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनका भी बात करनी बहुत ज़रूरी है, कि जिन्होंने हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कराया। मिशन शक्ति योजना के बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी में भी हमारे यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग मिशन शक्ति पे हम लगातार प्रोग्राम्स कराते रहते हैं। और इसमें एक हम अपनी गवर्नर मैडम की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी, जो कि जिनको मैंने कई बार यूनिवर्सिटी में सुना है सामने बैठकर, तो वो जब भी बोलती हैं तो वो बहुत कंसर्न्ड होती हैं हमारी बेटियों को लेकर। वो चाहे डाउरी हो या फिर टीजिंग हो या फिर हैरेसमेंट हो, वो हर चीज़ पर बोलती हैं। वो महिलाओं की जो शिक्षा है इसके बारे में वो बहुत बात करती हैं। तो अगर हम चाहे हम प्रधानमंत्री जी की बात करें या हम अपने मुख्यमंत्री जी की बात करें या हम गवर्नर मैडम की बात करें, हम देखते हैं सभी बहुत कंसर्न हैं हमारी बेटियों को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर या फिर उनके एम्पावरमेंट को लेकर। तो ये सब देखते हुए मुझे एक उज्जवल भविष्य दिखाई देता है लड़कियों का, जो कि निश्चित हम आने वाले वर्षों में देख सकेंगे। ऐश्वर्या, बिल्कुल मैम, आपने गवर्नर मैम की बात की, आनंदीबेन पटेल जी, जो कि गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। उनका जीवन सब लड़कियों के लड़कों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है कि इस उम्र में भी उन्होंने इतनी भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। साथ ही मैम, आपको देख करके भी बहुत सारे यूथ हो रहे हैं जो इंस्पायर होते होंगे, तो हमारे वो सारे यूथ जो आपसे इंस्पायर होते हैं या आपको सुनते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरह नकारात्मक ऊर्जा को हटा के आगे बढ़ते रहिए? बिल्कुल, देखिए कल ही मुझे याद है कि मैं अपने रूम में बैठी थी और मेरे पास मेरे कुछ एक बच्चे, जिसमें कि बेटे भी थी और बेटियां भी थी, यूनिवर्सिटी के मैं अपने हेड रूम में बैठी थी। और वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, वो कुछ कह रही थी कि नहीं मैम, लड़कियों के लिए माहौल उतना अच्छा नहीं है। लड़के ये बात कर रहे थे कि अगर लड़कियों को देखा जाए तो लड़कियां मैम कई हद तक बिगड़ भी रही हैं। तो उन सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों, तुम लोग चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, हमारे लिए तो आप सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी का महत्व मतलब हमारे जीवन में अत्यधिक है और उसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन बस ये है कि आप दोनों लोगों को, चाहे बेटे हैं चाहे बेटियां, आपको मिलकर चलना होगा। आपको मिलकर समाज को सुधारना है, आपको मिलकर रहना है, तभी समाज सुंदर बन सकता है। और हम मुझे बिल्कुल मैं आशावान हूँ कि बेटे बेटियां जो भी मुझे सुन रहे हैं, वो अपने अंदर जो भी छोटी मोटी चेंजेस हैं उनको लाने की कोशिश करेंगे
और लड़कियां भी बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे आएंगी, लड़के अपने काउंटर पार्ट्स को ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, और अगर वो रिस्पेक्ट देंगे तो पक्का है, ये मुझे पूरा विश्वास है कि लड़कियां आदर देने का भाव हमेशा रखती हैं और वो हमेशा आदर करेंगी। मुझे ऐसा बिल्कुल मैम, ये विषय बहुत बड़ा है और आपसे बातचीत करने का और मन कर रहा है, मगर समय की सख्त पाबंदी है, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या, थैंक यू। और दर्शकों, इसी के साथ नमस्ते यूपी के इस खास एपिसोड से मुझे दीजिए विदा, लेकिन एक इस वादे के साथ कि आप, चाहे आपका बच्चा फीमेल चाइल्ड हो या मेल चाइल्ड हो, आप उसको बराबर के समान अधिकार देंगे। जिसमें ताकत होता है, जिसमें हुनर होता है, उसे बस जरूरत होती है एक मौके की, समान अधिकार की, बाद में वो अपनी उड़ान अपने आप पूरी कर लेता है। चलिए, इसी तर्ज पर नमस्ते यूपी के इस एपिसोड से आपसे लेते हैं विदा, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।